तो बच्चों अब हम अपनी अगली यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका नाम है रियल नंबर। तो रियल नंबर में सबसे पहली चीज जो हम पढ़ेंगे वो है डिविजिबिलिटी। बच्चों डिविजिबिलिटी आप जानते ही हैं, बचपन से हमने 3-4 ऑपरेटर्स ही तो पढ़े हैं। एक है प्लस, एक है माइनस, एक है मल्टीप्लीकेशन और एक है डिवीजन। तो डिविजिबिलिटी को अब हम थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जैसे हमें कोई दो नंबर दे रखे हैं, जैसे 38 एंड 9। 38 एंड 9 के हमें दो कोई नंबर दे रखे हैं। अब हमसे कहा जाता है इनको दोनों को डिवाइड करना है। तो डिवीजन हम जानते ही हैं, ऐसा कुछ हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहां अंदर लिखते हैं 38 और यहां लिखते हैं 9 एंड 9 4 जा 36 होता है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहां बचता है 2। तो ये जो कुछ भी मैंने लिखा, इसके अंदर कुछ टर्म्स और हम डिफाइन करते हैं। जैसे ये 38, इस 38 को हम क्या बोलते हैं? इस 38 को हम बोलते हैं डिविडेंट। क्या बोलते हैं? डिविडेंट। ये 9 है, इसको क्या बोलते हैं? डिवाइजर। डिवाइजर। ये जो 2 आ रहा है, ये क्या है? ये 2 है रिमाइंडर। रिमाइंडर। और ये जो 4 आया वो क्या होता है? उसको बोलते हैं हम क्वोशिएंट। क्वोशिएंट। तो ये सिंपल लॉन्ग डिवीजन मेथड है, इसको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आप अराउंड 3rd या 4th क्लास से आपने इस चीज को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। इसी पे बेसिक फॉर्मूला भी है, वो भी आप जानते हैं कि डिविडेंट डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर। डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट। क्वोशिएंट क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर। ये फॉर्मूला भी आपने देख रखा है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब हम इस चैप्टर में इसी फॉर्मूले को थोड़ा और डिटेल में एनालाइज करते हैं। तो बच्चों यूक्लिड नाम के एक बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन थे, ग्रीक के रहने वाले थे। उन्होंने एक डिवीजन लेमा दिया था। ये जो डिवीजन लेमा था वो कुछ जो अभी हमने ये फॉर्मूला देखा है वैसा ही है। तो देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा एक्चुअल में है क्या। यूक्लिड लेमा को हम ऐसा लिखते हैं कि लेट ए एंड बी बी एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। ए और बी क्या है? कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सच दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और यहां पे कंडीशन भी है कि आर की वैल्यू जो है वो या तो 0 से बड़ी होगी या इक्वल होगी, या फिर आर की वैल्यू जो है वो बी से कम होगी। तो अगर इसको मैं अब इसको थोड़ा आपको जानी पहचानी फैमिलियर सी फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा कुछ कि यहां पर मैंने एक डिवीजन सिंबल बना दिया है और यहां पर मैं लिखूंगा ए, यहां पर मैं लिखूंगा बी, यहां पर आएगा क्यू और इधर इसको सॉल्व करने के बाद यहां पर आएगा रिमाइंडर आर। जाना पहचाना लग रहा है कुछ? ए क्या था यहां पे? ए क्या था? अभी हमने देखा था, अभी हमने इस बारे में बात करी थी। ए है हमारा डिवाइजर, सॉरी डिविडेंट। डिविडेंट। बी क्या है हमारा? बी है हमारा डिवाइजर। डिवाइजर। क्यू है हमारे पास में क्वोशिएंट। क्वोशिएंट। एंड आर है हमारे पास रिमाइंडर। रिमाइंडर। तो ये बात जो यूक्लिड ने बोली थी कि लेट ए एंड बी बी एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सच दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और ये हमारी जो कंडीशन है वो, तो ये बात कोई नई नहीं है, ये हम जानते हैं, हम ऑलरेडी इस चीज को जानते हैं। बस अब हम इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा के नाम से दोबारा पढ़ रहे हैं। तो चलिए इस लेमा के ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q and that every positive odd integer is of form 2q plus 1 where q is some integer। हमें ये चीज प्रूव करनी है और हमें इसको प्रूव करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करते हुए। तो चलिए इसको करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 2। a तो हमारा डिविडेंट है और b क्या है? b हमारा डिवाइजर है। तो हमारा डिवाइजर 2 है। क्यों? क्योंकि हमें दिखाना है शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q।
देखिए हमें ये शो करना है कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर की बात हो रही है, इसका मतलब ये जो भी नंबर होगा वो 2 से डिविजिबल होगा, और 2 से डिविजिबल होगा इसका मतलब हमारा डिवाइजर बन गया 2। तो हम यहां लिखेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर ही क्यों बात कर रहे हैं हम, क्योंकि यहां पे हमें दे रखा है शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो हमने ए को कंसिडर कर लिया कि कोई भी एनी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है ये। अभी हमने इसकी बात नहीं कर रहे कि इवन है या ऑड है, अभी हम सिर्फ लिख रहे हैं कि ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल टू 2। बी क्या है, इक्वल टू 2 है। देन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा there exists integers q and r such that a equal to 2q plus r। और हमारी कंडीशन, ये वाली कंडीशन क्या लग जाएगी यहां पे, 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन 2। ये हमारी कंडीशन है, ये वाली a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। b को तो हमने 2 ले लिया, तो यहां पे आ गया a इक्वल टू 2q प्लस आर, और ये हमारी कंडीशन आ गई। अब देखिए हम यहां पे बात करते हैं कि यहां पे जो b है वो b क्या है, b इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्या है, ये इंटीजर है। और अब हमसे कहा जा रहा है कि r की जो वैल्यू है वो 0 से 2 के बीच में है, या तो 0 की इक्वल होगी या फिर वो 1 हो सकती है, पर 2 से तो लेस होगी। अब 2 से लेस तो सिर्फ एक ही इंटीजर हो सकता है, वो है 1। 2 से लेस और 0 से ग्रेटर तो एक ही इंटीजर हो सकता है, और वो हो सकता है 1। इसका मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं, नाउ 0 is less than equal to r is less than 2. This implies that 0 is less than equal to r is less than equal to 1. तो इसका क्या मतलब हुआ, either r is equal to 0 और r is equal to 1। अब देखिए r की वैल्यू 0 और 1 के बीच में तो कुछ हो नहीं सकती ना, तो या तो 0 होगी या 1 होगी। अब आप सोचेंगे 0.5 भी तो हो सकती थी, या 0.7 या 0.2, ऐसी कोई भी तो नंबर हो सकता था, पर नहीं हो सकता, क्योंकि हमसे कहा गया है कि r क्या है, r इज ऑल्सो एन इंटीजर। देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r, मतलब r क्या है, एक इंटीजर है, तो r की वैल्यू कोई इंटीजर होनी जरूरी है, तो या तो 0 हो सकती है या फिर वो 1 हो सकती है। चलिए हमारे पास ये वाली जो कंडीशन थी, इसके अंदर एक बार हम r की वैल्यू 0 रख देते हैं और एक बार r की वैल्यू 1 रख देते हैं, तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा स्पेस करते हैं। अब सबसे पहले r की वैल्यू अगर 0 रखें तो हमारे पास आएगा, यहां लिखेंगे देयरफॉर a इक्वल टू 2q प्लस 0। तो प्लस 0 हमने यहां पे नहीं लिखा, और क्यों, क्योंकि r की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, हमें पता नहीं है। अभी हम लिख रहे हैं a इक्वल टू 2q, अब हम लिखेंगे a इक्वल टू 2q प्लस, और इस r की जगह लिखेंगे 1, तो यह हो गया a इक्वल टू 2q प्लस 1। तो अब देखिए कोई भी नंबर अगर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब वो एक इवन नंबर है। एज a इक्वल टू 2q, it means a is an even integer। और अब हम ये तो जानते ही हैं कि कोई भी नंबर या तो वो इवन होगा या फिर वो ऑड होगा। और थोड़ा और प्रिसाइसली बोलूं तो कोई भी नंबर नहीं, कोई भी इंटीजर या तो इवन होगा या फिर ऑड होगा। यहां लिखते हैं इंटीजर कैन बी आइदर इवन और ऑड। तो अगर इवन क्या है, 2q है, तो ऑड क्या होगा, 2q प्लस 1 होगा। सो देयरफॉर ऑड इंटीजर is of form
2q plus 1. This is the required proof. चलिए ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. हमें दे रखा है शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 3m और 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर m. इसको बिल्कुल वैसे सॉल्व करेंगे जैसा पीछे वाला क्वेश्चन करा था. तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट a be any positive integer and b equal to 3. Let a be any positive integer and b equal to 3. Then from Euclid division lemma, there exists integers q and r such that a equal to b की वैल्यू तो है 3, तो b equal to 3q plus r, where 0 is less than or equal to r is less than b. Sorry, r is greater than or equal to 0 and r is less than b. और b क्या है यहाँ पे, b है हमारे पास में 3. इसका मतलब r की वैल्यू या तो 0 को इक्वल होगी या फिर 3 से लेस होगी. इसका मतलब r की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r आर आइदर 0 या फिर 1 या फिर 2. 0 की या तो वैल्यू 0 हो सकती है क्योंकि यहां दे रखा है 0 इज लेस देन इक्वल टू r. इसका मतलब एक वैल्यू r के 0 भी हो सकती है, या फिर 1 हो सकती है क्योंकि 1 0 और 3 के बीच में लाई करता है. वैसे 2 भी हो सकती है क्योंकि 2 भी 0 और 3 के बीच में लाई करता है. पर क्या 3 हो सकती है, 3 नहीं हो सकती क्योंकि यहां पे दे रखा है 3 से लेस होनी चाहिए वैल्यू, इक्वल भी नहीं, 3 से लेस होनी चाहिए वैल्यू. इसका मतलब अगर मैं r की वैल्यू एक बार यहां पे 0 रखूं या फिर एक बार 1 रखूं और एक बार 2 रखूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर a equal to 3q plus 0 and a equal to 3q plus 1 and a equal to 3q plus 2. पर क्वेश्चन में हमसे बात करी गई है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करना है. तो हम सबसे पहले हमारा केस 1 लेते हैं. केस 1 हमारा कहता है कि a इक्वल टू 3q होगा. अगर a इक्वल टू 3q हो रहा है और हमें क्या प्रूव करना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज फॉर्म ऑफ आइदर 3m और 3m plus 1 है. तो यहाँ पे स्क्वायर भी करना पड़ेगा, तो स्क्वायर कर देते हैं इसे. तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9q स्क्वायर. और इस 9q स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3q इंटू 3q, इसे ब्रैकेट में लिख देते हैं. एंड दिस इज इक्वल टू, यहां थोड़ा गलत कर दिया, यहां पे आएगा 3 इंटू 3q का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3m, वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर. 3q स्क्वायर क्या होगा तो आखिर में भी एक इंटीजर ही, तो m को एक इंटीजर है और हमने इसको 3m की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया. तो हमारे पास में एक पॉजिटिव इंटीजर था जिसके स्क्वायर को हमने 3m की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया. ये तो था हमारा फर्स्ट केस. अब हम बात करते हैं केस 2 की. केस 2 क्या है, a इक्वल टू 3q प्लस 1. तो चलिए इसको भी करके देखते हैं. इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले केस 2 और वो क्या है, a इक्वल टू 3q प्लस 1. अब इसका भी स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा, तो चलिए स्क्वायर करते हैं. a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3q का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1. इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 इंटू 2 इज 6, तो 6q प्लस इंटू 1 इज 6q आएगा.
अब इस वाली टर्म में से और इस वाली टर्म में से हम 3q को कॉमन निकाल सकते हैं, तो निकालते हैं। 3q कॉमन निकाला तो यहां पर आ गया 3q प्लस 2 और बाहर आ गया प्लस 1। और अब इस पूरी क्वांटिटी को, ये वाली जो क्वांटिटी है, इसको हम लिख सकते हैं m। m क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि m कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, और ये क्या बन रहा है? ये भी कोई पॉजिटिव इंटीजर बन रहा है। इट मीन्स 3 इंटू एम प्लस 1। इसका मतलब है हमने किसी एक और a इक्वल टू 3q प्लस 1 फॉर्म वाले एक पॉजिटिव इंटीजर को हमने रिप्रेजेंट कर दिया 3m प्लस 1 की फॉर्म में। तो बात करते हैं तीसरे केस की। तीसरा केस क्या है? a इक्वल टू 3q प्लस 2। चलिए इसको करते हैं। a इक्वल टू 3q प्लस 2, केस नंबर 3। केस 3 इज a इक्वल टू 3q प्लस 2। इसके अंदर भी वही करेंगे, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 इंटू 2 इज 6, 6 इंटू 2 इज 12q। देखिए यहां पे भी हम कॉमन निकाल सकते हैं। यहां से कॉमन आ रहा है 3q कॉमन आ रहा है, इसको बाहर निकालेंगे तो आएगा 3q और यहां आ जाएगा 3q प्लस 4q। अब वैसे यहां पे इसको हम 4 को लिख सकते हैं 3 प्लस 1, इसका मतलब यहां पे आ गया 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। तो इस 3 को भी हम बाहर निकाल सकते हैं, तो यहां प्लस 1 आ जाएगा और यहां बाहर प्लस 1 आ जाएगा एक और। तो अब वहां पे भी आप ध्यान से देखिए, ये वाली जो एंटिटी आ रही है ये भी पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रही है, इसको भी हम m की फॉर्म में लिख देते हैं। तो 3m प्लस 1, वापस देखिए 3m प्लस 1 वाली फॉर्म में हमने इस नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया। इट मीन्स वी हैव प्रूव्ड द गिवन सिचुएशन। तो बच्चों अभी हमने बात करी यूक्लिड डिवीजन लेमा की। इसमें एक वर्ड आ रहा है लेमा। इस वर्ड लेमा का मतलब क्या होता है? लेमा का मतलब होता है अ प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। जैसा कि ये एक स्टेटमेंट है, ये क्या है? ये पूरा एक स्टेटमेंट है। इसी स्टेटमेंट को हम बोल रहे हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। हमने इस स्टेटमेंट की हेल्प से दूसरे स्टेटमेंट्स को प्रूव किया है। जैसे कि ये एक स्टेटमेंट था कि every positive even integer is of the form 2q and that every positive odd integer is of form 2q plus 1। ये क्या था? ये की स्टेटमेंट ही तो था। वैसे ही ये जो हमने देखा था अभी, this square of any positive integer is of form 3m or 3m plus 1 for some integer m। तो ये क्या चीज है? ये भी तो एक स्टेटमेंट ही है, और इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया? हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करा। So, a lemma is a proven statement which is used to prove another statement। ये कंपलसरी नहीं कि आप इसकी डेफिनेशन याद रखें, पर आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो आगे अब हम पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अभी तक हमने क्या पढ़ा? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब हम पढ़ेंगे एल्गोरिथम। एल्गोरिथम मतलब क्या होता है? एल्गोरिथम का मतलब होता है a series of well-defined steps which provide a procedure of calculation repeated successively on the results of earlier steps till the desired result is obtained। So an algorithm means a series of well-defined steps which provide a procedure of calculation repeated successively on the results of earlier steps till the desired result is obtained। आपको ये डेफिनेशन याद नहीं करनी है, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। हम बस एल्गोरिथम देखेंगे, हम बस देखेंगे वो एल्गोरिथम कैसे लगती है, कैसे अप्लाई करी जाती है, उसको कैसे यूज करा जाता है। और अब हम इसका यूज देखेंगे किसी भी दो नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करने के लिए। एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम इसकी एप्लीकेशन देखेंगे। एचसीएफ आप जानते हैं ये क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको कुछ लोग
जी सी डी के भी नाम से जानते हैं। तो चलिए पहले तो हम ये देखते हैं कि आज तक हम एचसीएफ कैसे निकालते थे। आज तक हम किसी भी दो नंबर का एचसीएफ कैसे निकालते आए हैं। तो सपोज हमारे पास दो नंबर है, पहला नंबर है 117 और दूसरा नंबर है हमारे पास में 45। अब हमसे कहा जाता है कि इसका एचसीएफ निकालना है, इन दोनों नंबर्स का हमें एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालते थे एचसीएफ? सबसे पहले कुछ ऐसी टेबल बनाते थे, यहां पे लिखेंगे हम 117 और यहां पे लिखेंगे 45। अब ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है जो इन दोनों ही नंबर्स को डिवाइड करता हो? तो 117 और 45 दोनों 3 की टेबल में आते हैं, इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे आएगा 3 and 9 और यहां पे आ जाएगा 15। अब देखिए वापस से 3 से डिविजिबल हो रहे हैं, दोनों ही नंबर 3 से डिविजिबल हो रहे हैं। तो 3 1 and 3 and 3 5 15। अब ये आगे और डिवाइड हो सकते हैं किसी भी नंबर से, किसी कॉमन नंबर से? बिल्कुल नहीं हो सकते, दोनों ही किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब हमारा जो एचसीएफ आया है वो है 3 into 3 which is 9। तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया? हमारा एचसीएफ आ गया है 9। अब जो एचसीएफ हमने इस वाले मेथड से निकाला है इन दो नंबर्स का, वही एचसीएफ अब हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यूज करते हुए निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आखिर है क्या। तो देखिए अभी हमने डिवीजन लेमा की बात करी थी, तब हमने कुछ ऐसा लिखा था कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ऐसा कुछ होता है, ये हमने पढ़ा था, याद भी होगा आपको। अब देखिए यहां पे हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि हमारा a जो है वो तो हमारी बड़ी वाली क्वांटिटी विच इज 117 और b क्या है? b है हमारा 45। अब हमें q और r फाइंड करना है, q और r फाइंड करना है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे? बहुत सिंपल सी बात है, इनको डिवाइड कर लेते हैं। देखिए हम डिवाइड करेंगे 117 को 45 से, तो कैसे करेंगे? 45 into 2 is 90। तो हमारे पास बचा यहां पे 27। क्वेश्चन आ रहा है 2, रिमाइंडर आ रहा है 27। बस इसको यहां लिख लेते हैं। तो इसको यहां लिखेंगे तो 45 into 2 plus 27। तो चलिए अब देखिए इस 117 की जगह हम इस 45 को यहां पे शिफ्ट कर देते हैं और इस 45 की जगह हम इस 27 को यहां शिफ्ट कर देते हैं। फिर हम वापस से q और r की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि इस 117 की जगह हमने लिखा 45 इक्वल टू, और इस 45 की जगह लिखा हमने 27 इंटू, अब यहां पे हमें कुछ क्वेश्चन फाइंड करना होगा और यहां पे हमें कुछ रिमाइंडर फाइंड करना होगा। तो चलिए वापस से वही स्टेप हम फॉलो करेंगे। कैसे? इस 45 को हम डिवाइड कर देंगे 27 से। तो 45 को 27 से कितने टाइम्स? 1 टाइम्स डिवाइड कर पाएंगे। तो यहां पर हमारे पास में आ जाएगा 18। क्वेश्चन आ गया 1 और रिमाइंडर आ गया 18। तो इसको लिख देंगे हम 27 इंटू 1 प्लस 18। वापस वही स्टेप, 27 को तो शिफ्ट कर देंगे यहां पे, 27 को शिफ्ट कर देंगे यहां पे और 18 को शिफ्ट कर देंगे यहां पे। तो इससे हमारा बन जाता है 27 इक्वल टू 18 इंटू कुछ क्वेश्चन प्लस कुछ रिमाइंडर। वापस से वही स्टेप, फिर से डिवीजन करेंगे 27 और यहां पे आ जाएगा 18, वापस 1 टाइम्स जाएगा और यहां पे आ जाएगा 9। इट मींस इधर आ जाएगा 18 इंटू 1 प्लस 9। फिर से वही स्टेप फॉलो करेंगे। क्या स्टेप? 18 को शिफ्ट कर देंगे यहां पे और 9 को शिफ्ट कर देंगे यहां पे। तो हमारे पास बन जाएगा 18 इक्वल टू 9 इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। अब देखिए 18 को 9 से हम डिवाइड करते हैं, यहां पे करके देखते हैं। 18 को 9 से डिवाइड कर, 9 2 जा 18 आता है और यहां पे 0 आ गया। इसका मतलब हम यहां पे लिखेंगे 9 इंटू 2 प्लस 0। तो यहां पे 0 आ गया। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी यहां आ रही है, ये जो b की वैल्यू अब हमारे पास आ रही है, वो हमारा एचसीएफ है। देखिए आंसर मैच करके भी देख लीजिए, आंसर वही आ रहा है। पहले भी आंसर 9 आ रहा था, एचसीएफ 9 आ रहा था और अभी क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। ये जो स्टेप्स आप देख रहे हैं, ये वाला जो हमने स्टेप शिफ्ट करने वाला जो स्टेप हमने
यूज किया था वो हम तब तक फॉलो करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। भाई यही तो डेफिनेशन थी एल्गोरिथम की भी। एल्गोरिथम की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। एल्गोरिथम मीन्स अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। यहां पे स्टेप्स क्या थे? यहां स्टेप्स ये थे कि कोई भी नंबर a और b के लिए q और r की वैल्यू फाइंड करिए। अगर r की वैल्यू 0 है तब तो b हमारा HCF होगा, और r की वैल्यू अगर 0 नहीं है तो r की जगह b को रख दीजिए और a की जगह b रख दीजिए, और फिर से वापस चेक करिए। अगर r 0 आ जाता है तब तो ठीक है, अगर नहीं आता तो फिर से वही स्टेप फॉलो करिए। तो ये क्या थे? ये वेल डिफाइंड स्टेप्स थे which provide a procedure of calculation repeated successively on the result of earlier steps। तो ये हमारा earlier steps थे। फिर ये हमारा इस वाले स्टेप का हमारा earlier step ये था, इस वाले स्टेप का earlier step ये था। तो ये हमारे earlier steps थे, और इन earlier steps को सक्सेसिवली हम सॉल्व करते गए और लास्ट में सक्सेसफुली ऑन द रिजल्ट ऑफ earlier step till the desired result is obtained। और हमारा डिजायर्ड रिजल्ट क्या था? हमारा डिजायर्ड रिजल्ट था कि रिमाइंडर 0 आ जाए और हमें HCF की वैल्यू मिल जाए। बस वही तो हुआ है यहाँ पे। देखिए, अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि अब हम एक और क्वेश्चन करने जाएंगे इसके ऊपर, जिससे आपको ये थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। हमें दे रखा है फाइंड HCF ऑफ 210 एंड 55। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए 210 is greater than 55। So as 210 is greater than 55, therefore A is equal to 210 and B equal to 55। तो हम क्या करेंगे? हम A equal to BQ plus R की फॉर्म में लिखेंगे, और हम कोई Q और R फाइंड आउट करेंगे such that 210 equal to 55 into Q प्लस R। हमें Q और R फाइंड करना है। वो कैसे करते हैं? 210 को डिवाइड कर देते हैं 55 से, तो 55 इंटू 3 इज 165, और हमारा रिमाइंडर बचेगा 45। उसको यहां लिख लेते हैं 55 इंटू 3 प्लस 45। अब देखिए, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, इसलिए अब हमें हमारे सेकेंड स्टेप पे मूव करना होगा। हमारा सेकेंड स्टेप क्या कहता है कि इस 55 को इस 210 की जगह लिख दो, और इस 45 को इस 55 की जगह लिख दो। तो लिख देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 55 इज इक्वल टू 45 इंटू सम क्वोशिएंट प्लस सम रिमाइंडर। यहाँ पे क्वोशिएंट और रिमाइंडर क्या आएगा निकाल के देखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हमने 55 और यहाँ पे लिखा 45। 45 1 टाइम्स इज 45, और यहाँ पे बचा 10। इट मीन्स रिमाइंडर तो आ रहा है 10 और क्वोशिएंट आ रहा है 1। अब भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है, तो हमें क्या करना होगा? इस 45 को हमें शिफ्ट करना होगा यहाँ पे, और इस 10 को शिफ्ट करना होगा हमें यहाँ पे। कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 45 इक्वल टू 10 इंटू सम क्वोशिएंट प्लस सम रिमाइंडर। वापस से वही स्टेप, वापस डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 45 और यहाँ पे आएगा 10, तो 10 4 इज 40, और यहाँ पे बचा नीचे 5। तो देखिए 5 रिमाइंडर है तो 5 यहाँ लिख दिया, और 4 क्वोशिएंट है तो 4 यहाँ लिख दिया। अब भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो हमें वापस से हमारा ये वाला स्टेप फॉलो करना होगा कि इस 10 को तो हम लिखेंगे यहाँ पे, और इस 5 को लिखेंगे हम यहाँ पे। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा? 10 इक्वल टू 5 इंटू सम क्वोशिएंट प्लस सम रिमाइंडर। अब यहां इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, 5 2 10, और रिमाइंडर बचेगा 0। तो हमारा 0 रिमाइंडर आ गया फाइनली। रिमाइंडर 0 है और क्वेश्चन 2 है। इसका मतलब ये जो 5 है वो क्या है? 5 हमारा HCF है। दिस इज आवर आंसर। तो बच्चों, अब तक हमने बात करी यूक्लिड डिवीजन लेमा की, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की, और उसके बाद में हमने उसकी एप्लीकेशन देखी जिसमें हमने HCF फाइंड आउट करा था। अब हम इस चैप्टर के दूसरे पार्ट में जंप कर रहे हैं, जिसमें हम फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक्स पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम जाने कि फंडामेंटल थ्योरम क्या है,
हम देखेंगे कि प्राइम नंबर क्या होता है एंड कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर तो आप जानते ही हैं, द नंबर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1 इज कॉल्ड प्राइम नंबर। जैसे 2, 3, 5, 7 एंड 11, 13, 17,